हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेकर आया अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संकलन, जैसा कि हम पहले भी लेकर आए हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेफिनेशन ऑफ कैश इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड्स। क्या कह रहा है, रोकड़ प्रवाह विवरण में रोकड़ की परिभाषा में शामिल होगा। क्या शामिल होगा? ओनली कैश बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश बैंक्स एंड डेटर्स, कैश बैंक्स एंड मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है नकद बैंक और विपणन योग्य निवेश, यानी कि कैश बैंक्स एंड मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश की डेफिनेशन में ये शामिल होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंड AS 7 प्रोवाइड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डैश स्टेटमेंट। भारतीय लेखा मानक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 किस स्टेटमेंट को तैयार करने का प्रावधान के बारे में बात करता है? तो बेटा ध्यान रखेंगे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर बी, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात करता है। और यदि आपसे बेटा खाली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बात करें तो ध्यान रखें, कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें तो उसके संदर्भ में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ZBB was used in various departments of the government of India from the year। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखेंगे। ZBB का सबसे पहले हमारे को मतलब पता होना चाहिए। ZBB का मतलब है जीरो बेस बजटिंग, शून्य आधार बजट का उपयोग भारत में किस वर्ष से भारत सरकार ने विभिन्न विभागों में किया? तो ये इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 1987। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज आल्सो नोन एज। स्थायी कार्यशील पूंजी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, टोटल करंट एसेट्स, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल इज आल्सो नोन एज परमानेंट वर्किंग कैपिटल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कह रहा है, कैश डिस्काउंट टर्म 3/15 नेट 50 मीन्स क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं। क्या कह रहा है, नकद छूट अवधि 3/15 शुद्ध 50 का क्या अर्थ है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए, 50 दिन में भुगतान करने पर 3% ब्याज और उसके बाद 15% ब्याज, या 3 दिन में भुगतान करने पर 15% छूट, अन्यथा 50 दिन में पूरा भुगतान करना है। थर्ड ऑप्शन दिया गया है, यदि भुगतान 15 दिन में है तो 3% छूट, अन्यथा 50 दिन में पूरा भुगतान, और चौथा इनमें से कोई भी नहीं। तो बेटा ध्यान रखेंगे, इस टर्म का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यदि भुगतान 15 दिन के अंदर किया जाता है तो आपको 3% की छूट प्रदान की जाएगी, अन्यथा 50 दिन में आपको पूरा का पूरा भुगतान करना है। 3% डिस्काउंट इफ पेमेंट इज इन 15 डेज, अदरवाइज फुल पेमेंट इज इन 50 डे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्या कह रहा है, द टर्म EVA इज यूज्ड फॉर। EVA शब्द का प्रयोग किस के लिए किया जाता है? ऑप्शन दिए गए, एक्स्ट्रा वैल्यू एनालिसिस, इकोनॉमिक वैल्यू एडिड, एक्सपेक्टेड वैल्यू एनालिसिस, या एनर्जी वैल्यू एनालिसिस। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है इकोनॉमिक वैल्यू एडिड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑल लिस्टेड कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ऑफ। सभी सूचीबद्ध कंपनियों को तैयार करना आवश्यक है। लिस्टेड कंपनी, ये लिस्टेड कंपनी का क्या मतलब है? स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनको निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट बनाना
कंपलसरी है। तो बेटा ऑप्शन दिए गए फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स या ऑल ऑफ दीज। तो बेटा इस क्वेश्चन का ध्यान रखेंगे, जो भी कंपनी किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी है, जबकि अन्य बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो ऑप्शनल बेसिस पर है, लेकिन उन्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी है अपनी बैलेंस शीट के साथ साथ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। परिवर्तनीय लागत में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा। पीवी रेशो बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, या कंट्रीब्यूशन कम होगा, या फिक्स्ड कॉस्ट जो है ये बढ़ जाएगी। तो बेटा ध्यान रखेंगे, यदि परिवर्तनीय लागत में वृद्धि होती है तो हमारा कंट्रीब्यूशन जो है कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा, तो ये ध्यान रखेंगे बेटा, कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, कंट्रीब्यूशन निकलता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट से। यदि हम ओल्ड कंट्रीब्यूशन की बात करें, लेट से यदि सेल मेरी 1,000 रुपये की है और वेरिएबल कॉस्ट 500 की है, तो बेटा मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, ये 500 ही आ जाएगा। कैलकुलेट जब करेंगे इसको, 1,000 में से 500 माइनस करेंगे तो 500 कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हमारे को यदि परिवर्तनीय लागत में वृद्धि होती है, तो सेल्स मेरी 1,000 है और वेरिएबल कॉस्ट में वृद्धि कर रहा है, तो पहले हमने कितनी ली थी 500, तो 600 ले लेंगे, वृद्धि हो गई, तो अब मेरा कंट्रीब्यूशन कितना कहलाएगा 400 रुपये। अब क्वेश्चन में यही कह रहा है हमारा, प्रॉफिट बढ़ेगा या कंट्रीब्यूशन कम होगा या फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाएगी। फिक्स्ड कॉस्ट का कोई मतलब नहीं है, कंट्रीब्यूशन जो है मेरा कम हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन की वैल्यू कितनी हो गई, 400 रुपये हो गई। ठीक है बेटा, और जब मेरा कंट्रीब्यूशन कम हो गया तो प्रॉफिट जो है, ध्यान रखेंगे, प्रॉफिट मेरा इंक्रीज नहीं होगा, प्रॉफिट भी बेटा डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होती है, ये ध्यान रखेंगे, कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होता है, कंट्रीब्यूशन हमारा बराबर होता है या तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दे तो कंट्रीब्यूशन कहलाएगा, या फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करेंगे तो भी मेरा कंट्रीब्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो इसको आधार मानते हुए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन विल रिड्यूस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आप उनको भी ज़रूर कंसीडर कर लेंगे। उनका चैनल पर प्लेलिस्ट में पूरा डिटेल दिया हुआ है आपकी सुविधा के लिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम उनको मेंशन कर देंगे। और साथ ही साथ खाली अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स के ही नहीं, आपके अन्य सब्जेक्ट जो 6 सेमेस्टर में है, ऑडिटिंग का है, मार्केटिंग से संबंधित है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, वो सभी क्वेश्चन आपको चैनल पर टाइम टू टाइम नए क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। और यदि आप नए हैं तो प्रीवियस वीडियो को भी जरूर चेक कर लें अपने एग्जामिनेशन की बेटर प्रिपरेशन के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हायर द रेशो द मोर फेवरेबल इट इज़, ऑन विच रेशो दिस रूल डज नॉट अप्लाई। अनुपात जितना अधिक होगा वह उतना ही अनुकूल होगा, यह नियम किस अनुपात पर लागू नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का बेटा जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑपरेटिंग रेशो, परिचालन अनुपात। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसी क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन बनता है बेटा, ये ध्यान रखेंगे, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो, ये दो रेशो ऐसे हैं, ये है इस केस में ये लाइन कही जा सकती है, अनुपात जितना अधिक होगा वह उतना ही अनुकूल होगा। यह लागू कहाँ पर होता है, यह ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में लागू होता है और स्टॉक टर्नओवर रेशो में लागू होता है। और अनुपात जितना अधिक होगा यह उतना ही अनुकूल होगा, यह नियम लागू नहीं होता है।
तो ये किस पर लागू नहीं होता है, ऑपरेटिंग रेशो पर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ऑपरेटिंग रेशो इज 67% द नेट प्रॉफिट रेशो विल बी। यदि परिचालन अनुपात 67% है तो शुद्ध लाभ अनुपात कितना होगा। तो बेटा ये ध्यान रखेंगे, ऑपरेटिंग रेशो और नेट प्रॉफिट रेशो ये दोनों 100% के बराबर होते हैं। यदि मेरा ऑपरेटिंग रेशो 67% दिया है तो नेट प्रॉफिट रेशो 100 में से 67 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 33%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। निम्नलिखित में से किसे विनियोजन गतिविधि से रोकड़ प्रवाह माना जाएगा। ऑप्शन दिए गए हैं, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, इनकम पेड या इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये तो आपको पढ़ते पढ़ते भी बेटा क्लियर हो गया है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे विनियोजन गतिविधि से रोकड़ प्रवाह माना जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड को, प्राप्त ब्याज को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज ड्यू टू। सामग्री लागत विचरण किसके कारण होता है। ऑप्शन दिए गए, चेंज इन क्वांटिटी यूज्ड, चेंज इन मटेरियल मिक्स्ड, चेंज इन प्राइस ऑफ मटेरियल या ऑल ऑफ दी अबव। क्या कह रहा है कि सामग्री लागत विचरण किसके कारण होता है। उपयोग की गई मात्रा में परिवर्तन के कारण, बिल्कुल ठीक है। सामग्री मिश्रण में परिवर्तन के कारण, यह भी ठीक है। सामग्री की कीमत में परिवर्तन के कारण, यह भी ठीक है। तो इसका मतलब इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं इसी प्रकार के अपडेट के साथ अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए स्टूडेंट बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।